हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम आप लोग के लाए हैं प्रैक्टिस सेट 127 और ये मैथ से संबंधित होंगे। तो आज हम मैथ के प्रत्येक टॉपिक से एक एक प्रश्न को लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और इन सभी प्रश्नों को हम बिल्कुल बेसिक से और कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पहला प्रश्न आप सभी के लिए है। एक पुस्तक को 15% लाभ पर 230 रुपये में बेचा गया। इसे 210 रुपया में बेचने पर होने वाला प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रश्न में हमें ये बोला जा रहा है एक पुस्तक को 15% लाभ पर 230 रुपये में बेचा गया। तो यहाँ से हम पहले सीपी निकाल लेते हैं। सीपी देखिए, हम 2-3 तरीके से सीपी निकालने सिखाते हैं, आप लोग सीखिए। सीपी पहले देखिए, सीपी यहाँ से अगर निकालेंगे तो एसपी कितना हो जाएगा 230 गुना 100 बट आप यहाँ कितना आएगा 15 आएगा कि 115 आएगा। 15% लाभ का मतलब क्या हुआ 115, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। 15% लाभ तो 100 में जुड़ जाएगा। अगर 15% हानि रहता तो 100 में घट जाता। ठीक है, तो इसलिए यहाँ 115 किया। अब इसको काटिए, ये 115 से 230 दो बार में कटेगा और 2 गुना 100 कीजिएगा तो 200 आ जाएगा। ये मेरा सीपी निकल कर 200 रुपया आ गया। ठीक है, ये तो एक तरीके से हो गया सीपी हम निकाली। अब दूसरा तरीके से शॉर्ट में कैसे सीपी निकालेंगे, देखिए उसको कैसे निकालते हैं। 230 रुपये में बेचा गया, ये जो 230 रुपये में बेचा गया किसका वैल्यू है, तो ये 115 का वैल्यू है, क्योंकि 15% लाभ है ना, तो 115 हो जाएगा। हमको निकालना सीपी। कोई वस्तु अपने आप में 100% होता है तो गुना 100 कर दीजिए। तो ये 115 से 2 बार में 2 गुना 100 200 हो जाएगा। सीपी 200 निकल कर आ गया। ठीक है, चाहे आप सीपी ऐसे निकालिए ऐसे निकालिए, है ना, जो तरीका आपको पसंद है। अब देखिए 200 रुपया हम सीपी हो गया। अब फिर क्या कहता है, आगे पढ़िए। इसे 210 रुपया में बेचने पर होने वाले प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। ये 200 का वस्तु को कितना में बेचा जा रहा है 210 में। प्रश्न ये बोल रहा है कि इसे 210 रुपये में बेचने पर 200 का वस्तु है, इसको बेचा जा रहा है 210 में। कितना प्रॉफिट हो रहा है 10 का प्रॉफिट हो रहा है। किस पे 10 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 200 पे हो रहा है। गुना 100 कर दीजिए। तो 100 से 200 दो बार में 2 लिख देते, अच्छा से 2 बार में, और 2 से 10 5 बार में, तो हमको 5% का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 5%। ऐसे आपको निकालना है। ठीक है, एक बार और हम बता देते इस प्रश्न को, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पहले लाइन में एसपी दिया हुआ था, प्रॉफिट परसेंट दिया, तो वहाँ से हम सीपी निकाल लिए। ठीक है, यहाँ से अगर सीपी निकालिएगा तो 230 किसका वैल्यू है, तो 115 का। कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होता है तो हमको सीपी निकालना, तो 100 से गुना करेंगे तो ये 2 बार में कटेगा और 2 गुना 100 यानी 200 हो गया सीपी। अब 200 की वस्तु को कितना में बेचा जा रहा है 210 में। कितना प्रॉफिट हो रहा है 10 पे, 10 का प्रॉफिट हो रहा है किस पे, तो 200 पे, गुना 100। 100 से 200 दो बार में, 2 से 5 10 5 बार में, तो हमको 5% का प्रॉफिट हो रहा है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। ठीक है, जानने पर थे ना कितना स्पीड में बनता है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है टाइम एंड वर्क से संबंधित। रिंकू दीपक की तुलना में 2 गुना कुशल है, यानी कि रिंकू का जो क्षमता है दीपक की क्षमता से 2 गुना है, इफिशियंसी बोलिए आप। और वे एक साथ मिलकर किसी कार्य को 28 दिनों में पूरा कर लेता है। एक साथ मिलकर किसी कार्य को 28 दिनों में पूरा कर लेता है रिंकू और दीपक दोनों मिलकर। रिंकू अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, आपको ये निकालना है। ठीक है, इस प्रश्न को बनाने से पहले हम थोड़ा बेसिक जो फॉर्मूला है उसे हम बता देते हैं। अगर आपको टोटल वर्क निकालना हो तो आप क्या कीजिएगा, इफिशियंसी यानी कि क्षमता गुना टाइम कीजिएगा, टोटल वर्क निकल कर आ जाएगा। अगर यहीं से आपको इफिशियंसी निकालना है तो वर्क इधर बराबर के इधर वर्क है, इधर हमको टाइम लाना तो बटन टाइम आ जाएगा। अगर इफिशियंसी निकालना है तो वर्क को टाइम से भाग कर देगा तो इफिशियंसी आ जाएगा। अगर आपको टाइम निकालना है तो वर्क में इफिशियंसी से भाग कर दीजिएगा तो आपको क्या निकल कर आ जाएगा, टाइम निकल कर आ जाएगा। ये तीनों बातों को आप याद रखिएगा। वर्क निकालना हो तो इफिशियंसी को टाइम से गुना करना पड़ेगा, इफिशियंसी निकालना हो तो वर्क को टाइम से भाग करना पड़ेगा, टाइम निकालना तो वर्क को इफिशियंसी से भाग करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए इफिशियंसी मतलब यहाँ क्षमता हुआ, वर्क मतलब टोटल कम हो गया, और टी मतलब टाइम समय हो गया। अब यहाँ देखिए रिंकू है दीपक है, तो हम यहाँ रिंकू लिख देते हैं, यहाँ दीपक, रिंकू को आर से दीपक को डी से डिनोट करते हैं ना। अब कहता है कि रिंकू जो है दीपक की तुलना में 2 गुना कुशल है। अगर दीपक एक है तो रिंकू 2 हो जाएगा, क्योंकि रिंकू दीपक से 2 गुना कुशल है। तो रिंकू का क्षमता दीपक की क्षमता से 2 गुना है, तो दीपक को 1 मानेंगे तो रिंकू को 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या कहता है, वो दोनों मिलकर किसी कार्य को 28 दिनों में पूरा कर लेता। तो एक बात बताइए, किसी का अगर आपको समय निकालना हो तो टोटल वर्क का पहले पता रहेगा तब ना आप समय निकाल पाइएगा। यहाँ पे तो टोटल वर्क है ही नहीं, तो आपको पहले टोटल वर्क निकालना है। तो यहाँ वर्क का फॉर्मूला यहाँ पे देखिए हम लिख दिए हैं। वर्क अगर निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी इंटू टाइम। अगर वर्क आपको निकालना है
तो इसका फॉर्मूला था इफिशिएंसी इंटू टाइम। तो इफिशिएंसी कितना है दोनों का, 2 1 3, टोटल इफिशिएंसी 3 गुना, और दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर लेता है, तो 28 दिनों में। तो 3 गुना 28 कीजिएगा तो कितना, 28 या 84, ये 84 आपका टोटल वर्क आ गया, टोटल काम आ गया। अब तो क्वेश्चन बन गया, 84 टोटल वर्क आ गया। आपको किसका समय निकालना है, तो रिंकू अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो रिंकू का टाइम निकालना है। तो टोटल वर्क का 84 है, बट रिंकू की क्षमता कितना है, रिंकू की क्षमता कितना है, रिंकू की यहाँ क्षमता देखिए 2 दिया हुआ है, तो 84 को 2 से भाग कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 42। तो रिंकू उस कार्य को 42 दिनों में करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 42 दिन। ठीक है, ऐसे बनाना है आपको, लेकिन ये बात याद रखिए, ठीक है। हम यहाँ से वर्क कैसे निकाले, तो वर्क को इफिशिएंसी को टाइम से गुना करके हम वर्क निकाल लिए, उसका टोटल वर्क जब आ गया तो उससे इफिशिएंसी जिसका भी कहेगा, अगर दीपक का था दीपक का इफिशिएंसी से भाग कर देते, तब वो दीपक का समय निकल कर आता। तो रिंकू का था तो रिंकू की इफिशिएंसी से भाग किया, तो रिंकू का समय निकल कर आ गया। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया 42 दिन। नेक्स्ट है कि 3, 5, 0, 6, ये जो अंक है, 4 अंक है, 3, 5, 0, 6 है। अंकों का प्रयोग करते हुए बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, यानी कि इन चारों नंबर का यूज करके सबसे छोटी संख्या आपको बनाना है, जो बनेगा वही आपका आंसर होगा। अब यहाँ से देखिए, हम सबसे छोटी संख्या बनाने सिखाते हैं आपको, और सबसे बड़ी संख्या बनाने सिखाते हैं, दोनों सिखाते हैं। कभी कोई क्वेश्चन में क्या कहता है कि इन अंकों से बनने वाले सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या के बीच का योग बताइए, योगफल बताइए। कभी पूछेगा अंतर बताइए, डिफरेंस, कभी पूछेगा कि गुणनफल क्या होगा, है ना, ऐसे करके पूछेगा। तो पहले इन चारों अंकों का यूज करके सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या बनाए कैसे जाते हैं, उसको पहले समझिए आप। ठीक है, हमको पहले सबसे छोटी संख्या बनाना है इन चारों अंकों का यूज करके। तो आप सोचिएगा, ओहो सबसे छोटी संख्या बनाना, तो छोटी को पहले लिखेंगे, 0 को पहले लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर 6 नहीं लिखेंगे, ये मेरा छोटी संख्या होगा। लेकिन ये आपका करते गलत, ये सबसे छोटी संख्या नहीं होगा। देखिए ऑप्शन में ये भी दिया है 0 3 5 6, यहाँ देखिए 0 3 5 6 दिया हुआ, आप यही आंसर मार दीजिए, लेकिन नहीं, गलत हो जाएगा आपका। ये सबसे छोटी संख्या नहीं है। आप कहेगा सर सबसे छोटी संख्या तो 0 है, 0 को पहले रखे, क्यों नहीं है सबसे छोटी संख्या, लेकिन नहीं, हम बताते क्यों नहीं है, क्योंकि अगर 0 को पहले रख दिए तो ये 4 अंकों की संख्या बना, आपको 4 अंकों की संख्या मांग रहा है ना, तो ये 3 अंक का संख्या बना। 4 अंक, 0 का तो कोई वैल्यू है यहाँ पर नहीं, शुरू में 0 बैठा दिया, उसका कोई वैल्यू नहीं, तो कितना अंक, 3 अंक का संख्या आपका बना ना, 4 अंक का कहाँ बना, लेकिन यहाँ प्रश्न में 4 अंकों का कह रहा है, यानी तब यहाँ 0 को यहाँ नहीं रखेंगे, 0 को 3 के बाद रखेंगे। ठीक है, इसको आपको समझना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़। ठीक है, तब आपका ये सही हो जाएगा, 0 को पहले नहीं रख के 3 के बाद रखिएगा। तो ये 3 0 5 6 3056, ये आपका सबसे छोटी संख्या बनेगा। और सबसे बड़ी संख्या बनाना है तो पता है, सबसे बड़ी संख्या बनाना है तो सबसे बड़ा को लिखेंगे, फिर 5, फिर 3, तब 0, तो सबसे बड़ी आ गया। ठीक है, ये बड़ी, ये छोटी। अरे बड़ी में तो कोई बात नहीं है, 0 लास्ट में रखिए तो बढ़ते जाएगा मान, बड़ी में कोई बात नहीं, लेकिन छोटी में कन्फ्यूज होता है विद्यार्थी कि यहाँ 0 को पहले रख देता है, लेकिन नहीं, 0 पहले नहीं होगा, 0 पहले रखे तो 3 अंक का बन जाएगा, 4 अंक हुआ कहाँ, हमको 4 अंक मांग रहा है, इसलिए 0 को एक संख्या के बाद लिखना पड़ता है। तो ये सबसे छोटी आ गया, तो हमको सबसे छोटी ही मांग रहा था, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 3056। इन चारों अंक का यूज करके सबसे छोटी संख्या बनेगा 3056। कहा कि इन चारों अंकों का यूज करके दोनों संख्या का योग बोलिए तो दोनों को जोड़ देते, अंतर का था दोनों को घटा देते। बस आपको ये छोटी और बड़ी संख्या निकालने के लिए आना चाहिए, तब ये बना पाइएगा। ठीक है, तो आपको सबसे छोटी कह रहा था, इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट है कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए अच्छा से। 2 संख्याओं का मौस और लॉस 75 और 450 है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है HCF 75, LCM 450, ये दोनों दिया हुआ है, HCF 75, LCM 450 दिया हुआ है। अब यहाँ देखिए ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि पहली संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 75 आता है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। देखिए HCF LCM दिया हुआ है, कंडीशन यहाँ लगा दिया यहाँ से कि यदि पहली संख्या को 3 से विभाजित करेंगे, यानी 3 से अगर विभाजित करेंगे पहली संख्या को, तो भागफल कितना आता है, 75 आता है। तब बताइए दूसरी संख्या ज्ञात करना है। देखिए अगर तो यहाँ पर आप समझिए, 3 से अगर भाग दे रहे हैं, भागफल 75 आता है, तो वो संख्या कितना होगा, यानी ये इसका वैल्यू ये यहाँ पे जो आएगा वो क्या आएगा। ठीक है, तो क्या कहता है, 3 से भाग करने पर भागफल 75 आता है, तो उस संख्या का यानी इसका वैल्यू आपको निकालना है। यहाँ पे क्या रहता है, तो इसको समझिए अच्छा से। जिसे हम भाग लगा देते हैं उसे हम लोग बोलते हैं भाजक। यहाँ जो रहता है भाजक, जिसमें भाग देते हैं वो भाज्य कहलाता है। यहाँ जो भाग देख जो आता है ये भागफल कहलाता है। यहाँ जो नीचे जो आता है, नीचे ये शेष होता है। इसको तो आप समझिए करते हैं। तो क्या करा, 3 से भाग दे रहा है, यानी यहाँ का वैल्यू 3 है,
भागफल 75 आता है, जब भागफल 75 यहाँ से तो जीरो भी करेगा, तब बोले ये संख्या, यानी कि भाज हमको निकालना है। तो भाज बराबर क्या होता है? भाज बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेष, यही होता है भाज बराबर। तो देखिए भाजक कितना है 3 है, भागफल कितना है 75 है, शेष तो जीरो ही है। तो 75 तिया 5 तिया 15, 7 21 2 22, जीरो जोड़िएगा तो वही 225 से आएगा। ठीक है, तो 225 आ गया, तो वो संख्या कितना होगा 225। ठीक है, यही संख्या आपको निकालना था 225। अब यहाँ पे देखिए एचसीएफ एलसीएम दिया हुआ था। ये जो संख्या अभी जो निकला है ये पहली संख्या निकला था, कितना निकला था 225। ठीक है, अब देखिए एचसीएफ पता है, एलसीएम पता है, पहली संख्या पता है, दूसरी संख्या पता नहीं चलेगा, आराम से पता चलेगा। ये आप पढ़े होंगे ना, एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ठीक है, इसी में बैठा दीजिए। तो एचसीएफ पता है कितना है 75 है, एलसीएम 450 है, पहली संख्या 225 आ गया, हमको दूसरी संख्या निकालना है तो यहाँ दूसरी संख्या लिख देते हैं। ठीक है, इसको आप काटिए, इसको इस पार ले आते हैं हम। 75 गुना 450 बटा 225 बराबर दूसरी संख्या। पचहत्तर 450 था ना, 75 450। आप यहाँ से इसको काटिए, नहीं तो इसको फरे से और एक पेज ले लेते हैं। कितना था 75 गुना 450 बटा 225, 5 से काटिएगा तो 5 चौक 20, 2 5 25, फिर 5 से काटिएगा तो 15 5 75, फिर 15 से 45 3 बार में, 3 से ये 15 से 45 150 बार में, तो 150 आ गया। दूसरी संख्या का मान कितना आ गया 150 आ गया। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा 150। देखिए ऐसा करना पड़ता है। एचसीएफ दिया हुआ था, एलसीएम दिया हुआ था, डायरेक्ट करके आता पहली संख्या इतना तो स्टूडेंट बना लेते, आसान हो जाता। लेकिन पहली संख्या निकला कैसे, वो बात वो इंपॉर्टेंट है। क्या कहता 3 से विभाजित करने पर भागफल 75 आता है, तो 3 गुना 75 हो जाएगा वो संख्या, यानी कि वो संख्या तब 225 हो जाएगा, है ना। तो ये 225 आया कैसे, इसलिए हम यहाँ पे समझाया आपको। ये भाजक भागफल शेष कैसे कैसे आया तो ये बताया आपको। ठीक है, तो याद रखिए उसका आंसर क्या आया था 150। ये प्रश्न देखिए कि 24 सेंटीमीटर लंबाई, 16 सेंटीमीटर चौड़ाई और 16 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले घनाभ को पिघलाकर 8 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। ऐसे भी प्रश्न पूछते हैं आपके एग्जाम में। मान के चलिए, देखिए ये हम घनाभ बना रहे हैं, ठीक है, ये घनाभ है। इसी घनाभ को पिघलाकर एक घन बनाया गया है। इस घनाभ को पिघलाकर एक घन बनाया गया है। घनाभ का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई है 16, लंबाई 24 है, चौड़ाई कितना है 16 है, ऊंचाई भी 16 है। इस घनाभ को पिघलाकर 8 सेंटीमीटर भुजा वाले इस घन को बनाया गया है। तो अब कहता है कि ये जो घन बनाया गया है उस घन की संख्या बताइए, कितना घन बनाया जा सकता है इस घनाभ को पिघलाकर। कुछ न करना है, इसका जो पूरा घनाभ का जो आयतन होता है बट्टा घन का आयतन, बस हो गया, वो निकल कर आ जाएगा कितना बना। तो आपको घन की संख्या निकालना है ना, कितने बनेगा, घन की संख्या बराबर घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन क्या था, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई कितना था 24, चौड़ाई 16 था, ऊंचाई भी 16 था, बट्टा घन का आयतन भुजा क्यू होता है, भुजा 8 है तो 8 का क्यू यानी कि 8 का 3 बार गुना कीजिएगा। काटिए इसको, 8 तिया 24, 8 दूना 16, 8 दूना 16 तो कितना आया 3 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 6 6 दूना 12, तो 12 घन बनाया जा सकते हैं उस घनाभ को पिघलाकर। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 12 घन। कितने घन बन सकते हैं 12 घन बन सकते हैं। कुछ नहीं करना, घनाभ का आयतन बट्टा घन का आयतन, बस वो आंसर निकल जाएगा। प्रश्न है माध्यिका से संबंधित। 2 5 4 1 8 का माध्यिका आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो माध्यिका ज्ञात करना है। पहले देखिए, इसको पहले आरोही क्रम में सजाइए, श्रेणी को आरोही क्रम में सजाना है। पहले आरोही क्रम में सजाने पर, ये आरोही क्रम में नहीं है ना, आरोही क्रम में सजाने पर। तो आरोही क्रम में नहीं कि बढ़ते क्रम में पहले छोटा का लिखते हैं, पहले 1 आ गया, उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद 4 आएगा, उसके बाद 5 आएगा, उसके बाद 8 आ गया, सजा दिए। अब n का वैल्यू कितना आ गया 1 2 3 4 5, 5 है। n का वैल्यू विषम संख्या आ गया। जब n का वैल्यू विषम संख्या आएगा तो माध्यिका बराबर जो होता है, माध्यिका बराबर 2 सूत्र होता है, एक सम के सिचुएशन में एक विषम। यहाँ विषम आ गया n का वैल्यू, तो इसका सूत्र होता है n+1 बटे 2 वां पद, जब n का मान विषम आएगा। ठीक है, इसी में बैठा दीजिए।
तो n+1/2 वहाँ पद था ना, तो n का वैल्यू 5 आया था, 5 + 1/2 वहाँ पद, 5 1 6/2 वहाँ पद, इसको काटिएगा तो 2 × 6 3वां पद, ये 3वां पद आंसर नहीं आ गया। आप यहाँ जो सजाए हैं आरोही क्रम में, तो आप देखिए तीसरा स्थान पे क्या आता है, 3वां पद आपको ज्ञात करना है, तो ये 3 नहीं मार दीजिएगा आंसर। 3वां पद में क्या है, पहला पद में 1 है, दूसरा पद में 2 है, तीसरा पद में 4 है, तो आपका जो आंसर होगा 4 होगा, ऑप्शन डी। 3वां पद 4 है ना, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। ऐसे आपको बनाना है, पहले एक श्रेणी को आरोही क्रम में सजा दीजिएगा, एन का वैल्यू निकाल लीजिएगा, एन का वैल्यू विषम आएगा तो ये सूत्र बैठा के आपको आंसर निकाल जाइएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। प्रश्न ये है, ये बहुत इस तरह के प्रश्न बहुत बार पूछते हैं आप एग्जाम में। 120 ग्राम चावल का क्रय मूल्य है, 120 ग्राम चावल का क्रय मूल्य यानी कि सीपी जो है 150 ग्राम चावल के विक्रय मूल्य यानी कि एसपी सेलिंग प्राइस के बराबर है। 120 ग्राम चावल का क्रय मूल्य 150 ग्राम चावल के विक्रय मूल्य के बराबर है, तब इसमें होने वाली हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ काटिए, 0 से 0 खत्म, 3 से काटिए, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15। अब ये 4 है, ये सीपी का वैल्यू नहीं आया है, ठीक है। ऐसे नहीं, अगर ऐसा आएगा तो क्या करना पड़ेगा, ये सीपी रख देते पहले, यहाँ इधर एसपी में गुना में है एसपी, इधर तो भाग में एसपी हो जाएगा, बराबर इधर 5 है, इधर 4 है, ठीक है। आप सीपी वैल्यू 5, एसपी वैल्यू 4। आप 5 का वस्तु को 4 में बेच रहा है, कितना हानि हो रहा है, 1 का हानि हो रहा है, किस पे हानि हो रहा है, 5 पे, गुना 100, 5 से 100 20 बार में, यानी 20% का हानि हो रहा है, तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 20% हानि हो रहा है। ऐसे बनाइएगा, ठीक है। यानी 120 ग्राम चावल का सीपी 150 ग्राम चावल के विक्रय मूल्य के बराबर था, तो यहाँ सीपी एसपी का हम रेशियो निकाल लिए, तब 5 का वस्तु को 4 में बेचा जा रहा है, 1 का हानि हो रहा है, बट्टे 5 गुना 100, 20% का हानि हो रहा है। प्रश्न है कि किसी धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया गया है, यह पहले वर्ष की समाप्ति पर 500 रुपया और दूसरे वर्ष की समाप्ति पर 550 रुपया हो गई, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करना है। तो 500 है, 500 से 550 हो गया, कितना बड़ा इंक्रीज कितना हुआ, 50 का, किस पे, तो 500 पे, गुना 100, ये तो आसान है, 100 से 500 5 बार में, 550 10 बार में, तो 10%, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दर कितना, 10%। पूछा 500 से 550 हो गया, 50 बड़ा किससे, 500 पे, गुना 100, 10% आ गया दर। देखिए एकल छूट का सूत्र जानते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एकल अगर छूट आपको निकालना है, दो समतुल छूट का एकल छूट, क्या करना है, a + b सूत्र होता है -ab/100, यही आता परसेंट। इसी में बैठा दीजिए, एकल छूट मतलब 20 है, प्लस 15 है, माइनस फिर वही 20 गुना 15 बट्टे 100, 20 15 कितना 35, माइनस अब 20 से 100 5 बार में, 5 से 15 3 बार में, 3, तो 35 में से 3 घटा 32, तो 32% आपका आंसर होगा। एकल छूट कितना, 32%। तो इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, हाँ आ गया, इस प्रश्न का आंसर को आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना, बस वही करना, 10 और 15 का एकल छूट बताना है। तो फ्रेंड्स आज का प्रश्न बस यहीं तक था, सारे प्रश्नों को हम बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ बता दिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए सड्डा को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।